गुड मॉर्निंग। विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल तक का जो बिंदु आपका था वो अपना प्राथमिक व्यवसाय चल रहा था, जिसमें कृषि संबंधी टॉपिक में आदिम निर्वाह और गहन निर्वाह कृषि का अध्ययन आपने किया था, जिसमें गहन निर्वाह कृषि के दो प्रकार, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि अपने टॉपिकल का हो गया था। उम्मीद है जैसे आज 24 अगस्त हो गई तो मुख्यतः अब तक अपना जो सिलेबस चल रहा है 50% सिलेबस आपका लगभग हो चुका। रिवीजन चल रहा है, रिवीजन के बाद मैं 50% बता रहा हूं। तो मुख्यतः जितना आपको टॉपिक मिल रहा है उम्मीद है उतना आप ठीक प्रकार से याद भी कर रहे हैं। आते हैं बिंदु पर। आज अपना बिंदु है प्राथमिक व्यवसाय में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के बारे में। एक इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कहाँ की जाती है। देखिए, मुख्यतः विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि विश्व के मध्य अक्षांशीय आंतरिक शुष्क प्रदेश, विश्व में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कहाँ की जाती है? मध्य अक्षांशीय आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेश के अंतर्गत की जाती है। देखिए, मुख्यतः विस्तृत वाणिज्य जो अनाज कृषि है, इसकी प्रधान फसल की अपन बात करें तो गेहूं इसकी प्रधान फसल है। देखिए, मुख्यतः इस कृषि की विशेषताओं में एक तो कृषि जोतों का जो आकार होता है वो इसमें कैसा पाया जाता है? विशाल पाया जाता है। कृषि जोतों के आकार से अभिप्राय कृषि भूमि से होता है, खेतों से होता है, तो कृषि क्षेत्रों का जो आकार है वो विशाल होता है। एक यंत्रीकृत कृषि होती है। यंत्रीकृत कृषि किसे कहते हैं? कृषि की वह प्रक्रिया जिसमें संपूर्ण कार्य यानी बुआई से लेकर के कटाई तक का जो संपूर्ण कार्य है वह मशीन या उपकरणों की, कृषि उपकरणों की सहायता से संपन्न होता है। तो मुख्यतः विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के अंतर्गत संपूर्ण कार्य कृषि उपकरणों की सहायता से संपन्न किया जाता है। एक विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की एक सबसे इंपॉर्टेंट और एक सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो ये है कि इस कृषि के अंतर्गत प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम, लेकिन प्रति व्यक्ति जो उत्पादन होता है वो इसमें क्या होता है? अधिक होता है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। मुख्यतः इस कृषि के अंदर यंत्रीकृत है, दो श्रम है, तो श्रम का जो उपयोग है वह भी इस कृषि के अंतर्गत बहुत कम किया जाता है। और मुख्यतः विश्व के जो विकसित देश हैं उन विकसित देशों के अंतर्गत इस प्रकार की कृषि का कार्य संपन्न किया जाता है। कोई दिक्कत? तो विस्तृत वाणिज्य कृषि में क्या क्या बातें होगी? देखो, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की प्रधान फसल क्या? गेहूं। दूसरी बात, विश्व में कहाँ की जाती है? मध्य अक्षांशीय आंतरिक शुष्क प्रदेशों में। तीसरी बात, ये जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है
इस कृषि में कृषि जोतों का यानी जो कृषि का जो क्षेत्रफल होता है, खेतों का जो आकार होता है, ये कृषि जोतों का जो आकार है वो विशाल होता है, बड़ा होता है। यह पूर्णतः यंत्रीकृत कृषि है, यानी बुआई से लेकर कटाई तक का संपूर्ण कार्य कृषि यंत्रों के माध्यम से संपन्न किया जाता है। अधिकतम कार्य यंत्रीकृत है तो श्रम का जो उपयोग है वो बहुत कम है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम और प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। अब प्रश्न यहाँ पर केवल एक बन रहा है कि ये मध्य अक्षांशीय आंतरिक शुष्क प्रदेश है कौन से क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो आपको शायद ठीक प्रकार याद होगा, मुझे ध्यान है क्योंकि आपको कई बार इनके बारे में बताया है। विश्व के अंतर्गत जो घास मैदान है, घास मैदान जैसे यूरेशिया का स्टेपीज, अमेरिका का प्रेरीज, अफ्रीका का वेल्स या वेयर्स, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, न्यूजीलैंड का कैंटरबरी, ये कौन से क्षेत्र हैं? ये घास के मैदान। ये किसमें सम्मिलित है? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्रों में। कौन कौन से हो गए? प्रेरीज, स्टेपीज, वेल्स, वेयर्स, डाउन्स और कैंटरबरी। ये जो क्षेत्र है ये विश्व के मध्य अक्षांशीय आंतरिक शुष्क प्रदेश है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आता है अपना बिंदु बागाती कृषि के बारे में। ध्यान दें, रिवीजन चल रहा है, फिर बता रहा हूं। आप ये देखो भाई, बहुत जल्दी नहीं चल रहा है, बिल्कुल सिस्टमेटिक और बहुत धीरे बता रहा हूं। रिवीजन में भी आप ठीक प्रकार से याद करेंगे, ठीक प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे तो पक्का समझ में आएगा। अगला बिंदु आता है अपना बागाती कृषि। देखिए बागाती कृषि है क्या? तो ये मुख्यतः बागाती कृषि का जो प्रारंभीकरण है वह मुख्यतः कौन से क्षेत्रों में? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। किसके द्वारा? तो देखिए यूरोप के लोगों के द्वारा, यूरोप वासियों के द्वारा, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बागाती कृषि का जो प्रारंभीकरण है वह बागाती कृषि का प्रारंभीकरण किसकी देन है? यूरोप वासियों की देन है। यूरोप वासियों ने बागाती कृषि का प्रारंभीकरण किया। देखिए बागाती कृषि क्या है? बागाती कृषि एक कैसी प्रणाली है? लाभ उत्पादन की प्रणाली है। लाभ उत्पादन की प्रणाली क्या भाई? जैसे गेहूं का उत्पादन होता है तो गेहूं कृषक अपने घर पर भी उपयोग में लेता है, खाने के लिए काम में लेता है, लेकिन बागाती कृषि में जो उत्पादन किया जाता है वो बिक्री के लिए होता है। कृषक अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए बागाती कृषि करता है। बागाती कृषि के अंतर्गत कृषि क्षेत्र का जो आकार होता है, आकार कैसा होता है? विशाल। क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका कि किसान अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए ही बागाती कृषि का कार्य करता है। तो मुख्यतः कृषि क्षेत्रों का आकार विशाल होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बागाती कृषि के अंतर्गत नवीन तकनीक और अधिक पूंजी, नवीन तकनीक और पूंजी की अधिकता, ये दोनों चीजें मुख्यतः बागाती कृषि के अंतर्गत महत्वपूर्ण विशेषता होती है, महत्वपूर्ण रूप से आवश्यक होती है। बागाती कृषि हमेशा एक ही फसल पर संकेंद्रित रहती है। एक ही फसल पर संकेंद्रित क्या? चाय का बागान है तो उसमें चाय का ही उत्पादन होगा, अपनी तरह नहीं तो एक बार गेहूं का उत्पादन कर लिया, एक बार बाजरे का उत्पादन कर लिया, एक बार फिर मक्के का उत्पादन कर लिया। ये सिस्टम नहीं होता। केवल एक फसल पर संकेंद्रित। गन्ने का उत्पादन है तो गन्ने का ही उत्पादन है, चाय का उत्पादन है, कहवा का है, कोको का है, नारियल का है, जो भी बागाती कृषि के उदाहरण है।
तो मुख्यतः एक फसल पर संकेंद्रित फसल होती है। और देखिए मुख्यतः उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति, उदाहरण कौन सा उद्योग है? चीनी। कच्चा माल क्या? गन्ना। कौन सी कृषि का उदाहरण है? बागायती कृषि। उद्योगों के लिए कच्चे माल की जो उपलब्धता है वह भी मुख्यतः बागायती कृषि से प्राप्त होती है। इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्राजील, चीन, म्यांमार, दक्षिण पूर्वी भारत, श्रीलंका, अफ्रीका का मध्य भाग, ये विश्व के ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों के अंतर्गत मुख्यतः बागायती कृषि की जाती है। कॉफी, चाय, नारियल, रबड़, कोको, कहवा, ये सारे जो उदाहरण हैं वो किसके हैं? बागायती कृषि के प्रमुख उदाहरण। कोई दिक्कत? ये बागायती कृषि। नेक्स्ट आता है अपना मिश्रित कृषि के बारे में। देखो मिश्रित कृषि कहे किसे, होता क्या है? बिल्कुल सिंपल, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया या वह कृषि जिसमें पशुपालन और फसल उत्पादन दोनों का कार्य जिसमें कैसा हो? सहगामी हो। यानी साथ साथ जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन और पशुपालन का कार्य किया जाता है वह मुख्यतः मिश्रित कृषि कहलाती है। आज विश्व के जो विकसित देश हैं उन विकसित देशों के अंतर्गत इस प्रकार की कृषि की जाती है, जैसे उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, उत्तर पश्चिमी यूरोप है। इन क्षेत्रों में जो भूस्वामी होता है यानी जो कृषक होता है वह अपने कृषि क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादन का कार्य भी करता है और पशुपालन का कार्य भी करता है। मिश्रित कृषि की कुछ विशेषताएं जो पहले भी आपको बताई हुई है। मिश्रित कृषि ठीक प्रकार सुन लो, ठीक प्रकार याद कर लेना। मिश्रित कृषि अत्यधिक गहन कृषि होती है, पहली बात। दूसरा, मिश्रित कृषि में मशीनों का उपयोग अधिक होता है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, कृषि कार्य वैज्ञानिक ढंग से होता है। इस कृषि की विश्व में मांग भी बहुत अधिक है। फसल उत्पादन में पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। पशुपालन का कार्य होने के कारण मानवीय जो श्रम है उस मानवीय श्रम की भी अधिकता इसमें देखने को मिलती है। इस कृषि क्षेत्र का जो विस्तार है वह विश्व के विकसित देशों के अंतर्गत है। उत्तम प्रकार के पशु पाले जाते हैं और मुख्यतः जो भी अपन ये कह सकते हैं कि मृदा जो होती है उसका भी बार बार वैज्ञानिक ढंग से उपचार करते रहते हैं। तो ये अत्यधिक गहन कृषि का होना, मशीनों का उपयोग, अत्यधिक पूंजी, वैज्ञानिक ढंग से कृषि कार्य, कृषि उत्पादन में पशुपालन साथ साथ होना, मानवीय श्रम की अधिकता, कृषि की अत्यधिक मांग, इनमें से कोई भी 3-4 विशेषताएं आप याद कर लो, मुख्यतः यह आपकी विशेषताओं के अंतर्गत हो जाएगा। एक आता है मिश्रित कृषि के बाद में डेयरी कृषि के बारे में। देखो डेयरी कृषि होती क्या है, डेयरी कैसी कहें किसे। देखिए वह कृषि या पशुपालन का वह प्रारूप होता है जिसके अंतर्गत जो दुधारू पशु होते हैं, दूध देने वाले जो पशु होते हैं, उन पशुओं को पाला जाता है। उन पशुओं का पालन पोषण किया जाता है। जो भी दूध से निर्मित जो उत्पाद हैं उन दूध से निर्मित उत्पादों से संबंधित जो कृषि का कार्य होता है वह मुख्यतः डेयरी कृषि के अंतर्गत सम्मिलित होता है। देखिए मुख्यतः
उत्तम नस्ल के, उत्तम किस्म के पशुओं के पालन के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त डेयरी कृषि का जो कार्य है उसकी सबसे बड़ी विशेषता है जो उपनगरीय क्षेत्र होते हैं। उपनगरीय क्षेत्रों का मतलब होता है नगर के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों के अंतर्गत मुख्य रूप से ये डेयरी कृषि की जाती है। उदाहरण के लिए जैसे अपना सीकर है, सीकर का जो शहरी क्षेत्र है उस शहरी क्षेत्र के अंतर्गत जो दुग्ध व्यवसाय का जो कार्य होता है वो निश्चित रूप से आसपास के जो गांव ढाणी जो उपनगरीय जो क्षेत्र हैं वहां से ये दुग्ध व्यवसाय का कार्य होता है, वह डेयरी उद्योग के अंतर्गत है। तो उपनगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत मुख्यतः कृषकों के द्वारा पशुओं का पालन करके इस प्रकार का कार्य किया जाता है। देखिए मुख्यतः डेयरी कृषि के लिए क्या आवश्यक है, 3 विशेषताएं आप ठीक प्रकार से समझो, 3 विशेषताएं आप याद कर लो। प्रश्न आता है कई बार कि मुख्यतः डेयरी कृषि के विकास के कारक क्या क्या है। डेयरी कृषि के विकास के कारक में पहला कारक देखो, विस्तृत व स्थायी चारागाहों की आवश्यकता। डेयरी कृषि का विकास का पहला कारक क्या है, विस्तृत व स्थायी चारागाहों की आवश्यकता। नंबर 2 बाजार की उपलब्धता, क्योंकि दूध है वो जल्दी नष्ट होने वाली वस्तु है, इसलिए बाजार में वस्तु की मांग होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मैदानी क्षेत्र के साथ साथ सामान्य तापमान की आवश्यकता, यह भी इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण है। तो मुख्यतः यह भी आवश्यक है। विशेषताओं में डेयरी कृषि के अंतर्गत भी अत्यधिक पूंजी होनी चाहिए, मानवीय श्रम होना चाहिए, उत्तम पशु चिकित्सा होनी चाहिए, प्रशीतन की उपलब्धता। आपने डेयरी वगैरह में कभी देखा हो तो जो दूध वगैरह जो होता है उसको निश्चित स्थान पर रखते हैं, वहां पर प्रशीतन यानी ठंडा करने की व्यवस्था, उनको ये प्रशीतन की उपलब्धता, बाजार की आवश्यकता, ये महत्वपूर्ण विशेषताएं डेयरी कृषि के अंतर्गत होती हैं। आज विश्व का उत्तर पश्चिमी यूरोप, कनाडा, जैसे डेनमार्क में पोलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, ये विश्व के अंतर्गत डेयरी कृषि या डेयरी व्यवसाय के अंतर्गत महत्वपूर्ण देशों के अंतर्गत सम्मिलित है। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं अपन ट्रक कृषि के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं अपन ट्रक कृषि के बारे में। ट्रक कृषि देखिए महत्वपूर्ण जो कृषि था, महत्वपूर्ण जो लेसन का भाग था वो तो अपना लगभग हो चुका, लेकिन सिलेबस के अंतर्गत ये चीजें दे रखी है तो बताना अनिवार्य है, आपको इनका पढ़ना भी जरूरी है। इनके बारे में अपन सामान्य जानकारी देखें। ट्रक कृषि होती क्या है? देखो, ट्रक कृषि एक विशेष प्रकार की कृषि होती है जिसमें क्या किया जाता है, साग सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। और साग सब्जियों का जो उत्पादन किया जाता है, जो प्राप्त उपज है, उस प्राप्त उपज को ट्रकों के माध्यम से निकटवर्ती जो नगरीय क्षेत्र हैं उन निकटवर्ती नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत लाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत आज अपने सीकर की जैसी कृषि मंडी है, सीकर की अपनी जो कृषि मंडी है, आपने देखा होगा सुबह सुबह जब मंडी प्रारंभ होती है तो उस समय सीकर शहर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं वो साग सब्जियां लेकर के इस क्षेत्र के अंतर्गत पहुंचते हैं। यह ट्रक कृषि है, इसे अपन ट्रक कृषि का नाम दे सकते हैं कि किसान कृषि क्षेत्रों में साग सब्जियों का उत्पादन करके ट्रकों के माध्यम से उसे नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत लाता है, वह ट्रक कृषि है। और ट्रकों के माध्यम से लाने के कारण से, ट्रकों के माध्यम के कारण से इस कृषि को ट्रक कृषि कहा जाता है, क्योंकि सब्जियां वगैरह शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं तो उनको तुरंत उनकी जो भी लोगों की मांग होती है उसके अनुसार ला करके उनको संपूर्ण पूरा कर दिया जाता है। सबसे पहले यह ट्रक कृषि का जो प्रारंभिकरण था वो कहां पर हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले। तो जो नगरीकरण की प्रक्रिया अपने कह सकते हैं कि जो ट्रक कृषि का जो विकास है वह बढ़ती हुई नगरीकरण की प्रक्रिया के कारण से अधिक हुआ है। नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ी है तो साग सब्जियों की जो मांग है वो बढ़ी है, साग सब्जियों की मांग बढ़ी है तो निश्चित रूप से ट्रक कृषि का क्या हुआ है? विकास हुआ है। तो यह ट्रक कृषि के बारे में एक आपके सिलेबस के अंतर्गत दे रखा है
फलोद्यान कृषि के विषय में। देखिए फलोद्यान कृषि क्या है, ये भी एक विशेष प्रकार की सब वो होती है कृषि जिसके अंतर्गत फलों का उत्पादन किया जाता है। सबसे ज्यादा प्रभाव जलवायु का, जहां पर जैसी जलवायु होती है निश्चित रूप से वहां पर उसी प्रकार के फलों का उत्पादन होता है। जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में किसका उत्पादन होगा, केले का उत्पादन होगा, नारियल का उत्पादन होगा, आम का उत्पादन होगा। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मान लो तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत मुख्य रूप से नाशपाती और सेब। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के अंतर्गत मुख्यतः अपन ये कह सकते हैं कि जैसे अंगूर है, अंगूर का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो कुल मिलाकर फलोद्यान कृषि आप समझ गए होंगे कि फलों का उत्पादन जिस कृषि के अंतर्गत किया जाता है जलवायु के अनुसार, वह कृषि मुख्यतः फलोद्यान कृषि के अंतर्गत सम्मिलित है। आज मुख्यतः उत्तरी अफ्रीका के ट्यूनीशिया से अटलांटिक तट तक का क्षेत्र, अपना जो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वो क्षेत्र, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र जो मरी डार्लिंग द्रोणी क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत, उसके अंतर्गत अंगूर की फसल महत्वपूर्ण रूप से इस कृषि के एक विशिष्ट फसल के रूप में है। और आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्न 20 के अंतर्गत अपन देखें, अंगूर की फसल के लिए जो मुख्यतः जो तापमान है वो 10 से 30 डिग्री चाहिए और जो मुख्यतः वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है अंगूर की फसल के लिए। कोई दिक्कत, ये फलोद्यान कृषि। इसके अलावा देखो लकड़ी काटने का कार्य भी प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित था। मुख्यतः जो भी उष्णकटिबंधीय वन है, शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, उन वन्य क्षेत्रों के अंतर्गत लकड़ी काटने का कार्य है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की लकड़ियां, साल, सागवान, महोगनी, चंदन, रोजवुड, ये अनेक प्रकार की जो लकड़ियां थी वो लकड़ियां काटी जाती थी लोगों के द्वारा। उनसे फर्नीचर बनाने का कार्य था वो किया जाता था लोगों के द्वारा। ये जो भी पैकिंग के डिब्बे वगैरह बनते थे वो भी लकड़ियों की इसके माध्यम से बनाए जाते थे। तो कहने का मतलब ये है कि प्रारंभिक काल के अंतर्गत लकड़ी काटना, खनन कार्य, ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ करता था। और भी इसके अंतर्गत अपन देखेंगे आगे। ये आपका मुख्यतः जो 8वां लेसन है प्राथमिक व्यवसाय, यह 8वां लेसन कंप्लीट। ठीक है, कल अपन देखेंगे 9वें लेसन के बारे में, मुख्यतः यानी द्वितीय व्यवसाय के बारे में। यह रिवीजन में आपके 8 लेसन कंप्लीट, पहले 12 लेसन कंप्लीट हो गए थे, फिर से हमने रिवीजन स्टार्ट किया पहले लेसन से और आज आपके 8 लेसन कंप्लीट हो गए हैं। धन्यवाद, शेष कल।